नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, हम निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के विविध प्रकार की चर्चा इस पॉडकास्ट में करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये सामान्य जनों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कमाए हुए पैसे रोटी, कपड़े पर खर्च करना बहुत आसान है, पर बात जब मकान की आती है, तब कोई भी 100 बार सोचता है। रहने के लिए मकान बनाने के बाद भी जब कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करने के बारे में सोचता है, तो इस विषय में खास जानकारी की जरूरत होती है। इसीलिए इस बार स्थावर मालमत्ता यानी रियल एस्टेट में निवेश के विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। इस विषय की तज्ञ श्रीमती मनीषा धारिया हमारे यहाँ उपस्थित है। मनीषा धारिया जी चार्टर्ड इंजीनियर है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद रियल एस्टेट वैल्यूएशन में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्राप्त किया है। वे गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड वैल्यूअर है। उन्हें इस काम का 30 साल का प्रदीर्घ अनुभव है। वे नीलम आर्क कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर है और इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग, स्टेट वैल्यूएशन इस विषय से जुड़ी कई संस्थाओं की सदस्य भी है। वे भारतीय स्त्री शक्ति की एक सक्रिय कार्यकर्ती भी है। हम उनसे विनती करते हैं कि रियल एस्टेट में निवेश के बारे में हमें जानकारी दें। मनीषा जी, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद मनीषा जी। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, ये तो बहुत हाँ। बड़ा टॉपिक है। और उसके हाँ। फायदे अगर हम देखें, मतलब फायदे देखें, तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये टेंजिबल एसेट है, क्योंकि हाँ, वही मैं टेंजिबल। आपको बोलने वाली थी कि हाँ, आप हमें पहले रियल एस्टेट में निवेश के बारे में बताइए। उसके फायदे क्या बता सकती है आप? करेक्ट, थैंक यू। फायदे, फर्स्ट इम्पोर्टेंट फायदा है कि ये टेंजिबल असेट है, मतलब फिजिकल असेट जो हम छू सकते हैं, जो हमारी कस्टडी में है, जिसका ओनरशिप हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ। इससे क्या फायदा है कि ये स्टेबिलिटी देता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये बहुत हाँ। जरूरी है। सेकेंड है ये, अगर हमने घर लिया और वो रेंट पे दिया, तो उसका किराया हमें मिलता है, मतलब रेंटल इनकम, वो भी स्टेबल है। बराबर। और वो पैसिव इनकम हम कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा उसका फायदा है कि ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से हमें अभी मालूम है कि इकोनॉमी इंडिया की बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और डिमांड ज्यादा है घरों का, और लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। तो बहुत सारे बराबर। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो ग्रोथ है रियल एस्टेट में। तो अप्रिसिएशन, मतलब अगर 10 साल पहले अगर हमने घर नहीं तो एनी प्रॉपर्टी लिया होता, तो आज उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया है, तो इसको बोलते हैं अप्रिसिएशन, वो इसमें है। तो ये जो रेंटल इनकम और ग्रोथ पोटेंशियल मतलब अप्रिसिएशन, इसमें कहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, ये टर्म हाँ। बहुत जरूरी है। अभी एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर आपका फ्लैट है और उसकी वैल्यू 50 लाख है, और उसमें आपको रेंटल इनकम एक हर महीना आप कंसिडर करो तो 15,000 मिल रहा है, तो साल का कितना हो गया? 15 × 12, 12 महीने का 1,80,000 हो गया। तो उसमें अगर थोड़ा अपना प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस और वो एक्सपेंस गया, सपोज साला में 20,000 हम लोगों ने समझा कि उसके ऊपर मेंटेनेंस गया, तो 1,60,000 ये नेट इनकम हो गया। तो ये 1,60,000, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 50 लाख से, प्रॉपर्टी के वैल्यू से, तो हमें 3.2% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो आप सोचेंगे कि कम है, ये शेयर मार्केट के कंपैरिजन में ये तो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि जिस काल के लिए, कालावधि के लिए हम लोग ये प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, तो उसमें प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ता है, तो कैपिटल अप्रिसिएशन भी साथ में होता है। तो वो ये दोनों फैक्टर मिला के हमें ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। और जो बहुत अच्छा है, और वो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई
हमें मालूम है कि बढ़ रही है सब प्राइसेस की वैल्यू, तो हम्म। महंगाई को बीट कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट थिंग हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। और एक चौथा बेनिफिट हम कंसिडर करते हैं कि टैक्स बेनिफिट। अभी जब भी हम लोग लोन मतलब प्रॉपर्टी लेते हैं तो लोन लेते हैं, तो लोन का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसके ऊपर भी हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। कभी कभी अगर हम फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही सम डिडक्शन हमें टैक्स में मिलता है। और एक बात है कि हमें रियल एस्टेट में लिवरेज मिलता है। अभी लिवरेज मिलता है मतलब क्या है कि अगर मेरा प्रॉपर्टी 50 लाख का है तो मैं पूरा 50 लाख अभी पेमेंट मुझे नहीं करना है और मेरी कैपेसिटी भी नहीं है, तो मैं लोन लूंगी। तो जनरली 20% डाउन पेमेंट कर सकते हैं। तो 50 लाख का 20% कितना हुआ? 10 लाख। तो 10 लाख हम लोग पेमेंट करके ये जो बाकी का 40 लाख है तो हम बैंक से ले सकते हैं, मतलब हम लोग लिवरेज कर सकते हैं। हमारा पैसा कम, हमारा एफर्ट्स कम, लेकिन उसका प्राइस भी आगे जाके बढ़ने वाला है वैल्यू का। तो वो हिसाब से प्रॉपर्टी मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है उसमें लिवरेज का एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे फायदे आपने बताए, रेंटल इनकम है, एप्रिसिएशन इन प्रॉपर्टी है, लिवरेज कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट है, महंगाई से मुकाबला कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, तो ये निवेश फायदेमंद हो सकता है। इसमें कितने प्रकार से निवेश किया जा सकता है? जी। अभी प्रॉपर्टी का कैसे है हमें मालूम है कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के मतलब रेसिडेंशियल है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज है और लैंड। तो ये चार टाइप्स में हम लोग निवेश कर सकते हैं। रेसिडेंशियल में हमारा फ्लैट आएगा तो फ्लैट में भी 1 BHK 2 BHK नहीं तो विलास, ये हम सोच सकते हैं। तो इसका जो रेंटल इनकम का है मतलब रेसिडेंशियल में रेंटल इनकम भी हमें मिलता है, अप्रिसिएशन भी होता है प्राइस का, और टैक्स बेनिफिट्स भी मिल सकता है। और अभी एक नया कंसेप्ट बहुत जगह आया है कि लोग क्या करते हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है तो वहां पे विलास खरीदी कर लेते हैं, और वो विलास एयरबीएनबी जैसे कंपनीज वो दे रेंट मतलब चलाने के लिए देते हैं, तो उनका जो रेंट का वैल्यू है, रेंटल इनकम, वो बढ़ जाता है। अ, अभी रेसिडेंशियल तो हो गया, और एक मैं बात कहना चाहती हूँ कि अगर मेट्रो सिटीज का हम लोग एग्जांपल ले तो 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स का डिमांड अभी बहुत बढ़ रहा है, तो रेंटल इनकम भी उससे बढ़ता है। सेकेंड है कमर्शियल प्रॉपर्टीज। कमर्शियल मतलब ऑफिस, रिटेल स्पेसेस, शॉप्स। ये अगर छोटा भी स्पेस मतलब छोटा भी शॉप लिया लेकिन एकदम मौके की जगह पे लिया, मतलब सिटी सेंटर हो, कनेक्टिविटी वहां पे अगर ज्यादा हो, तो उसका रेंटल इनकम बहुत ज्यादा रहता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि शॉप्स नहीं तो कमर्शियल जो एक्टिविटी है तो उसके लिए जो टर्म रहता है रेंटल का वो ज्यादा रहता है, तो उसकी वजह से रिटर्न्स मतलब उनका रेंट भी ज्यादा मिलता है। तो एक ये फायदा है। अभी बेंगलोर वगैरह में आपने अगर देखा होगा कि को वर्किंग स्पेस उसका डिमांड बहुत बढ़ गया है क्योंकि बहुत स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो कमर्शियल एक्टिविटीज को बूम निश्चित रहते हैं। तीसरा प्रकार है इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्रियल यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वेयर हाउसेस। तो ये प्रकार के प्रॉपर्टी में हम निवेश करके अगर रेंट पे दे दिया तो भी हमें अच्छा रिटर्न्स उसमें मिल सकता है। आजकल ई कॉमर्स बढ़ गया है और लॉजिस्टिक्स बढ़ गया है, तो वेयर हाउसेस का रिक्वायरमेंट बहुत है। तो वो हिसाब से इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में भी अच्छा गुण हम देख सकते हैं। और चौथा जो प्रकार है वो है लैंड। अभी लैंड एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल, मतलब एग्रीकल्चरल तो फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हॉर्टिकल्चर, तो वो हिसाब से उसमें हम ज्यादा रेंट नहीं तो अप्रिसिएशन भी बहुत बढ़ता है। और जो जोनिंग रहता है मतलब रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, वो जोनिंग के हिसाब से अगर वो लैंड में हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया
तो अभी आप देख रहे हैं कि इतने कमर्शियल नहीं तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आउटस्कर्ट्स ऑफ द मुंबई ये आ रहे हैं। तो वो लोगों ने पहले से लैंड लेके रखा था, तो आज इसका प्राइस बहुत बढ़ गया है, बहुत कैपिटल एप्रिसिएशन लैंड पे उन्हें मिला है। और एक बात लैंड के बारे में यह है कि लीगल क्लियरेंस उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी आप लैंड खरीद करने जाते हो तो वो एस्पेक्ट मतलब क्लियर टाइटल होना और लैंड डिमार्केशन प्रॉपरली होना वो हमें देखना मतलब पड़ता है। तो इस प्रकार ये चार प्रकार के हम लोग निवेश कर सकते मगर ये अगर निवेश करने जाए तो इसमें कौन से प्रमुख कारक यानी कि की फैक्टर्स है जिस पे हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए? हैं जी। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हमें रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले देखना चाहिए वो है लोकेशन। हम लोग कह सकते हैं कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन, क्योंकि हाँ। प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग ले रहे हैं तो हमें खुद जाके अगर हमने देखा तो कितने पॉइंट्स हम लोग मतलब देख सकते हैं। तो सी व्यू है क्या, बाद में लेवल है क्या, प्रॉपर्टी प्रॉपरली डिमार्केट है क्या, तो ये हम लोग फिजिकल मतलब साइज क्या है प्लॉट का, उधर एम्यूनिटीज क्या है, स्टेशन से नजदीक है, एयरपोर्ट नजदीक है, बेसिक फैसिलिटीज, वाटर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीवेज डिस्पोजल, ये तो इम्पोर्टेंट है। टेलीकम्युनिकेशन टॉवर, वो अभी तो नेटवर्किंग फैसिलिटी इम्पोर्टेंट है, तो वो है क्या, तो वो तो मेन लोकेशन वाइज और एम्यूनिटीज वाइज हम लोग देख सकते हैं। और वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल है क्या, क्योंकि कैसे है कि प्रॉपर्टी जो ले रहे हैं हम लोग, तो वहां पे एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम, जैसे हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ये मेन तो फायदा होना चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी हाँ। से हमें कुछ नफा हो रहा है तो ये हम लोग इसमें निवेश हाँ। करेंगे। तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मार्केट ट्रेंड्स मतलब डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड, कौन से प्रकार की प्रॉपर्टी का डिमांड है, मतलब रेसिडेंशियल का ज्यादा है। अभी कैसे है कि कहीं पे रेसिडेंशियल में भी कैसे होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्सेस आ रहा है, बहुत हाउसिंग सोसाइटीज आ रहा है। तो अगर सैचुरेशन ज्यादा हुआ तो वो एक हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और वहां पे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो कम पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि आउटस्कर्ट जाए, वहां पे हम लोग निवेश करें। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है तो हम लोग मतलब वहां पे हमें सुकून मिल सकता है। तो वो भी हम्म। कंसिडर करना चाहिए कि डिमांड सप्लाई सैचुरेशन है कि नहीं, वो सब पॉइंट्स आता है। दूसरा है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेरा जो है, रेरा रेगुलेशन। रेरा के मतलब क्या है कि रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। अभी सभी स्टेट्स में मतलब सभी राज्यों में ये रेरा गाइडलाइंस, ये रेरा का रजिस्ट्रेशन ये इम्पोर्टेंट और ये मस्ट है। क्योंकि क्या है कि अगर डेवलपर रेरा में अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं कर रहा है तो वो एडवर्टाइज भी नहीं कर सकता। मतलब इतना रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि रेरा में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है, उससे पहले वो स्केल नहीं कर सकता। तो हर एक राज्य का रेरा रहता है, जैसा महाराष्ट्र में महारेरा उसे बोलते हैं। तो वो रेरा के साइट पे जाके हमें रजिस्ट्रेशन नंबर वो प्रोजेक्ट का उसमें डाला तो हमें सब डिटेल्स वो प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। मतलब कभी कंप्लीशन, कभी स्टार्टिंग डेट है, कभी कंप्लीशन है ये प्रोजेक्ट का, उनके अप्रूवल्स है ना, उसमें कितने फ्लैट्स है, सोल्ड फ्लैट्स कितने हैं, अनसोल्ड फ्लैट्स कितने हैं, बाद में जो मतलब जो प्रोग्रेस रहता है कि कंस्ट्रक्शन का, तो वो आर्किटेक्ट सर्टिफाई करता है कि इतना इतना काम हुआ है। तो वो हिसाब से हमें समझता है कि ट्रांसपेरेंसी जो हम कहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो रेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि उससे अप्रूवल लेके हम वेरीफाई कर सकते हैं। बाद में आता है लीगल एस्पेक्ट्स, मतलब क्लियर टाइटल। प्रॉपर्टीज का टाइटल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कैसे है कि आज उनका अगर हम लोग रीसेल में जा रहे हैं
तो रजिस्ट्रेशन पहले का हम लोग सेल एग्रीमेंट वेरीफाई कर सकते हैं, सोसाइटी का मेंटेनेंस रिसिप्ट, शेयर सर्टिफिकेट, ये बात आ गया। अगर किसी ने इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिला है, मतलब पहले विल के हिसाब से, नहीं तो अभी का जनरेशन उनका प्रॉपर्टी में उन्हें मिला है वो प्रॉपर्टी वारसा हक से, तो वो वेरीफाई करना जरूरी है कि प्रोबेट है कि नहीं। नहीं तो जब भी मतलब डिस्प्यूट हो गया तो अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब लीगल एस्पेक्ट्स, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का, बाद में बिल्डर के साथ अगर एग्रीमेंट हम कर रहे हैं तो उसमें पोजीशन डेट मेंशन किया है ना, अप्रूवल्स है ना, तो वो अप्रूवल्स के हिसाब से काम हुआ है ना, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है ना बिल्डिंग का। तो ये सब बातें हैं कि जो हमें कंसिडर करनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग ये रियल एस्टेट में प्रोफेशनल्स है, रियल एस्टेट एजेंट्स है, कि जो अभी ये प्लेटफॉर्म्स है अलग अलग, तो उसके ऊपर भी हमें जानकारी मिल सकती है। और एक प्रकार प्रॉपर्टीज का हम लोग सोच सकते हैं कि डाइवर्सिफाई कर पोर्टफोलियो। मतलब कभी कभी क्या रहता है कि रेसिडेंशियल का, कमर्शियल का, इंडस्ट्रियल का, ये डिमांड जो है अगर एक ही लोकेलिटी में है लेकिन डिमांड अलग अलग होता है, तो वो हिसाब से अगर हम हमारा पोर्टफोलियो, मतलब वो हिसाब से निवेश करें कि किसमें करना चाहिए, तो अपना जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके, तो वो भी हम सोच सकते हैं। और एक है कि हमारा एलिजिबिलिटी, कि अभी मुझे कितना लोन मिल सकता है, मेरी टैक्स बेनिफिट्स क्या है, और लोन का क्राइटेरिया बैंक का, नहीं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसी से तो कितना मिल सकता है, और उसमें एसोसिएटेड कॉस्ट रहते हैं कि सिर्फ मैं जाऊं और मुझे फ्लैट मिल रहा है ऐसा नहीं है। तो उसके साथ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, बाद में कभी कभी बिल्डर पहले से ही एडवांस में आगे जाके जो सोसाइटी फॉर्म होते हैं, लीगल कॉस्ट, मेंटेनेंस चार्जेस, उसके भी ये उसमें कंसिडर कर सकते हैं कॉस्ट। बाद में कभी कभी आजकल तो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है पार्किंग का, तो वो इम्पोर्टेंट है कि अपने फ्लैट के साथ पार्किंग है कि नहीं, अच्छा। क्योंकि अभी के इसमें बहुत पॉपुलेशन है, तो ये मेजर कंसर्न हो गया है। और बहुत सारी चीजें, यही मैं कहना चाहती हूँ कि प्रॉपर सर्वे, प्रॉपर रिसर्च ये किया तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल हो सकती है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या है। पहला तो इम्पोर्टेंट है मार्केट फ्लक्चुएशन। आजकल कहते हैं कि हमने देखा होगा कि कोविड, ये बहुत उसका अच्छा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, कि किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे नेचुरल, मतलब नेचुरल कैलामिटी तो छोड़ो, लेकिन कोविड का ये जो है पैंडेमिक, उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज, लोग ऑफिस नहीं जाते थे, घर से ही काम करते थे, वर्क फ्रॉम होम, तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में बहुत डाउन ट्रेंड आए थे। तो हम्म। वेकेंसी पीरियड जो था वो बहुत ही बढ़ गया था, और रेसिडेंशियल का रेंटल का डिमांड बहुत बढ़ गया था, क्योंकि सब लोग घर में है, तो एक रूम हम्म। से काम ही नहीं चलता था। 1 BHK, 2 BHK, ज्यादा जितना ज्यादा हो और ज्यादा एम्यूनिटीज हो, तो वो हिसाब से लोग सोचते थे। तो मार्केट फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड, ये सब फैक्टर इसमें इम्पोर्टेंट है। सेकेंड है रियल एस्टेट में हमें सेलिंग के लिए, मतलब मुझे अगर शेयर बेचना है तो मैं आज शेयर बेच के, मुझे जो अगर एसेट, मतलब जो पैसा मिलने वाला है, तो लिक्विडिटी उसकी उसकी अच्छी है शेयर मार्केट में। लेकिन रियल एस्टेट में ये लिक्विडिटी कंसर्न्स है। आज मुझे बेचना है तो मैं नहीं बेच सकती, क्योंकि प्रॉपर मार्केट कंडीशन है। मुझे, अगर मैं सेलर हूँ तो मुझे उतना ही अच्छा बायर मिलना चाहिए कि जो वो मेरी प्राइस मैंने जो कोट किया है उसको ले सके। तो तो उसमें क्या होता है, तो फोर्स सेल वैल्यू, मतलब फोर्स सेल हो जाता है, कभी कभी डिस्ट्रेस सेल होता है, तो जितना मार्केट वैल्यू है उतना हमें मिलता नहीं है, उससे बहुत कम प्राइस में हमें वो सेल करना पड़ता है। तो लिक्विडिटी इशू। और एक बात है कि स्टॉक्स में कैसे है कि अगर मेरे पास 50 स्टॉक्स है, 50 इस कंपनी के,
तो मैं 20 बेचना चाहती हूँ, 30 बेचना चाहती हूँ, मैं बेच सकती हूँ। लेकिन रियल एस्टेट में उसको ऐसे मैं डिवाइड नहीं कर सकती। मुझे वो प्रॉपर्टी अगर है तो पूरा का पूरा, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो मैं डिफरेंट एक एक यूनिट, फ्लैट ये फ्लैट दूसरा मैं बेच सकती हूँ। लेकिन एक ही इसमें हमें डिविजिबिलिटी नहीं है। तो वो एक इशू है कि जब भी हमें सेल करना है, लिक्विड फंड्स हमें चाहिए, तो इतना मतलब जल्दी हमें वो डिस्पोज ऑफ करना कठिन है। थर्ड है मेंटेनेंस कॉस्ट। अभी कैसे है कि जूना प्रॉपर्टी है तो उसमें रिपेयर होती सॉरी जूना प्रॉपर्टी है तो इसमें मेंटेनेंस का एक इश्यू है कि मतलब अभी हम लोग बूढ़े होते हैं तो जैसे डेप्रिसिएशन कंसिडर करते हैं, तो वैसे ही प्रॉपर्टीज को भी वियर टियर होता है तो मेंटेनेंस लगता है, तो वो जो कॉस्ट है ना वो बहुत है। तो वो एक फैक्टर है। और चौथा हम लोग बोल सकते हैं कि लीगल रिस्क। जैसे मैंने बताया, अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो हमें मतलब उसको बेचना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया में 60% ऐसे केसेस हैं, मतलब सिविल केसेस, जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। कि वो टाइटल क्लियर होना, डिस्प्यूट्स नहीं होना, घर में ही झगड़ा करके वो सब कोर्ट में जाना, तो उसकी वजह से विदाउट क्लियर टाइटल, विदाउट इनकम्बरेंसेस, वो सब बेचने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है कि अगर आज मैंने सोचा कि मुझे बेचना है तो 3 to 4 मंथ्स ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये प्रॉपरली उसका मतलब बेचने के लिए। ये सब चैलेंजेस हम लोग फेस कर सकते हैं। इसके आगे मैं पूछूंगी कि क्या सरकार ने महिला निवेशकर्ताओं के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए कोई खास कदम उठाए हैं क्या? अगर है तो वो कौन से कदम है, आप बताएंगे हमें? जी, अभी महिलाएं सभी स्तर पे इक्वली लीड कर रही है। तो मेन इसका रीजन सिर्फ पहले जैसा नहीं रहा कि घर ही संभालना, ये बाहर जाके कमा रही है। तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गया है। एक अच्छा तरह से वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अभी वो इन्वॉल्व हो गई है। और जो पहले का स्टीरियोटाइप था कि उन्होंने मतलब मेल डोमिनेटेड अपना समाज था, तो उसके बाहर हम आ गए हैं। तो सरकार ने भी और बैंक ने जो लोन प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों ने इस विषय में बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं। एक तो लोअर स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कि जो महिला निवेश करती है रियल एस्टेट में, तो उनके लिए स्टैम्प ड्यूटी, मतलब जब भी हम लोग प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करते हैं तो सरकार को स्टैम्प ड्यूटी हमें भरनी पड़ती है। तो विविध राज्यों का ये रेट अलग है। लेकिन ये जो मतलब स्टैम्प ड्यूटी का परसेंटेज है, तो वो मेल मतलब पुरुषों से कम स्टैम्प ड्यूटी महिलाओं को भरनी पड़ती है। एक ये फायदा है। दूसरा है होम लोन के लिए भी लो इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू मेल, मतलब पुरुष इनके लिए जो है तो उससे कम। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अ, उन्होंने ज्यादा बड़ा किया है महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि महिलाएं प्रॉपर डिसीजन लेती है, वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे। वो उनको एक आत्मविश्वास है, तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बढ़ा दिया है। तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग अभी सभी स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है। तो उसमें कैसे है कि महिलाओं ने, अगर महिलाओं का समावेश है ओनरशिप में, तो उनको सब्सिडीज मिलती है। और ये ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके वो सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, इसके लिए ये एप्लीकेबल है। और उसमें जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है तो उसके ऊपर उन्हें सब्सिडी मिलते हैं। और एक फायदा है कि टैक्स बेनिफिट, जैसे हमने देखा कि वो टैक्स बेनिफिट भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पोर्शन में एप्लीकेबल है। अगर वो कोनर है तो भी दोनों मतलब स्पाउसेस की, मतलब हस्बैंड और वाइफ
ये दोनों टैक्स डिडक्शन में एप्लीकेबल है। तो ये सब महिलाओं को, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, इसके लिए सरकार और बैंकों का, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत योगदान रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि बहुत से महिलाएं ये डिसीजन लेंगे। मनीषा जी, आज आपने यहाँ आके इतने सुंदर, सिंपल, एकदम सादे तरीके से कि लोगों के समझ में आए ऐसे, रियल एस्टेट में निवेश करना हो तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या ऑप्शंस है, क्या कर सकते हैं आप, ये इतना अच्छा तरह से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत अधिक जानकारी मिलेगी और वो हाँ, ज्यादा सतर्क तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मनीषा जी। और मैं भारतीय स्त्री शक्ति को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मेरे कुछ विचार यहाँ पे पेश करने को मौका मुझे मिला।